तो मैं एक पीरियोडिक टेबल बनाने वाला हूँ। छोटा सा बड़ा जल्दी से बना लेते हैं अपन। और इसमें मैं एक बार लिख लेता हूँ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम भी आता है। तो फिर इसको बढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सर आप थोड़ा डायरेक्टली बनाना। गूगल से भी शेयर कर सकते हैं ना, मतलब हाँ बनाना। सर आप गूगल पे भी दिखा सकते हो ना बनाने से अच्छा। हाँ ये बात भी सही है। नहीं यार, बना ही लेते हैं पीरियोडिक टेबल में। दिखा तो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस वही है ना, दिखाने में और बनाने में बहुत डिफरेंस होता है। तो बना के समझाने का मजा ही अलग है। दिखाने में तो बस ये रहता है कि आपने बस काम को फटाफट डाल दिया। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम, ये है भाई अपने पास। अब अपन क्या करेंगे, इसमें छोटा सा पीरियोडिक टेबल और बनाएंगे। फिर अपन बनाएंगे एक बार और देखो। पहले बना लेता हूँ। तो ये तो लिथियम वाला ग्रुप हो गया, ये इधर आ जाएगा। तो फिर अपन को यहाँ से बनाना चाहिए। एक मिनट रुकना, एक मिनट लगेगा। ठीक है, सर हम नोट्स में बनाए अभी या नहीं? बना लो। ओके सर। तुम लोग बना लो फटाफट। तो इधर से ये वाला पार्ट बना चाहिए, ये वाला पार्ट यहाँ, इस वाला पार्ट को बना चाहिए। मैं उसमें ज्यादा नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा ही पार्ट लिखूंगा। पीरियोडिक टेबल आपके पास एनसीईआरटी में है, अगर आप चाहो तो एनसीईआरटी से देख भी सकते हो। आप एनसीईआरटी से देख भी सकते हो, लेकिन मैं जितना पार्ट लिखूंगा वो पार्ट आपको आना चाहिए। इसलिए मैं आपको थोड़ा सा वो करूंगा कि आप, मैं जो बताऊंगा वो आपको लिखना चाहिए। बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। सो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। बस, फिर क्या है, हो गया अपना पीरियोडिक टेबल। इधर हीलियम, बाकी अपन फटाफट बना देते हैं। मैं ज्यादा नहीं लिखने वाला, बहुत कम पार्ट लिखूंगा, क्योंकि सारा पार्ट नहीं लिखना है मुझे। और ये पीरियोडिक टेबल बन गया। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, CO, FeCO, Ni, कॉपर एंड जिंक, है ना। तो जिंक, कॉपर, निकल, Mn, FeCO, ये हो गया भाई। ठीक है, बाकी अपन को पता है। जितना बनाऊंगा उतना लिखेंगे और बाकी छोड़ देंगे। और बाकी अपन को पता है।
ठीक है, तो ये लैंथेनाइड्स होते हैं, ये एक्टिनाइड्स होते हैं। अब पहले ना डिस्कशन शुरू कर लेता हूँ, क्योंकि जो मुझे चाहिए वो मैं लिख देता हूँ। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, स्कैंडियम, टर्बियम, राइट ना, लैंथेनम और एक्टिनियम। टाइटेनियम में अपन को पता है, इसके अलावा टाइटेनियम दैट इज जिरकोनियम, हाफेनियम और रफेनियम, टेंटलम एंड नबीबियम। इधर मैं लिखूंगा कैडमियम, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, बाकी नहीं लिखने वाला। क्रोमियम, टंगस्टन और वो सब नहीं लिखने वाला। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडन। इधर लिखूंगा मैं दैट इज एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थोरियम। ये लेड है, ये बिस्मथ है, पोलोनियम है और एस्ट्रोडाइट है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन है। बाकी लिखने की जरूरत नहीं, बाकी मतलब बस वही है कि अपन, हाँ ठीक है, इनको भी लिख लेते हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड, सोडियम दैट इज phosphorus, arsenic, antimony and bismuth, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, पोलोनियम, बस ये लिखूंगा। लेंथेनाइड्स सीरियम से लेके सीई से लेके दैट इज लुटेशियम तक, और थोरियम से लेके लॉरेंशियम, है ना। लॉरेंशियम में एल आर होगा, लॉरेंशियम एल आर। ये गैडोलिनियम होगा, एग्जिट सेंटर में होता है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 और ये 14, like that we used to write that. कैलिफोर्निया, हाँ समझिए। तो अब अपन क्या करेंगे, इनका लास्ट जो इलेक्ट्रॉन फिल होता है ना वो S1 होता है, ये NS2 होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड S ब्लॉक एलिमेंट। इसका लास्ट जो होता है वो D1 होता है, ये D2 होता है, ये D3 होता है, ये D4 होता है, ये D5 होता है, ये D6 होता है, ये D7 होता है, ये D8 होता है, ये D10 होता है। वो एक्सेप्शन ना, इसमें क्रोमियम में भी ये B5 होता है और ये D10 होता है। ये P1 होता है, ये P2 होता है, ये P3 होता है, ये P4 होता है, ये P5 होता है और ये P6 होता है। सो दीज आर कॉल्ड P ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन P सब शेल में जाता है, और दीज आर कॉल्ड D ब्लॉक एलिमेंट बिकॉज इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन D ऑर्बिटल में जाता है। दीज आर कॉल्ड P ब्लॉक एलिमेंट, दीज आर कॉल्ड S ब्लॉक। तो P ब्लॉक एलिमेंट आर कॉल्ड नॉट, ये यहाँ पर जो D ब्लॉक होते हैं दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, एंड इधर जो होता है ये प्लेस होते हैं लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, ये इधर प्लेस होता है, ये लेंथेनाइड्स और ये एक्टिनाइड्स है, मतलब ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप्स, ये अपन पीरियड्स बोलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड्स हो गए। तो ये 6th पीरियड है और ये 7th पीरियड है जो यहाँ प्लेस हो। 6th पीरियड में होते हैं लेंथेनाइड्स। तो लेंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स आर कॉल्ड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स।
transition elements. The lanthanides and actinides are called inner transition elements. लैंथोनाइड के बाद सीरियम आता है और एक्टिनाइड के बाद थोरियम आता है. Proactinium, uranium, and neptunium. Thorium is atomic number 90, 91, 92. These are metallites. ये मेटल्स है, ये इधर नॉन मेटल्स है और ये सारे के सारे मेटल्स. पीरियोडिक टेबल में ना only 17 नॉन मेटल्स आर प्रेजेंट. Only 17 non metals are present. One, two, three, four, five, six, seven, eight, seven metallites. Rest are metals. After uranium, all are artificial elements. यूरेनियम के बाद जितने भी एलिमेंट्स हैं इसके बाद एटॉमिक नंबर 92 है. 92 था इसका एटॉमिक नंबर. ऑल आर artificial elements. Only liquid non-metal. Is bromine. Only liquid non-metal is bromine, and metal is mercury. Mercury. ठीक है. All actinides are radioactive. Are radioactive. लेकिन अब इसके बाद बिस्मथ ऑनवर्ड्स ना सब में रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज हो सकती है, लेकिन ये तो रेडियोएक्टिव ही है. एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर greater than or equal to 83 have radioactive properties. Active properties. एसपीडीएफ ब्लॉक कैसे बताया अपन ने कि भाई लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर किसी का एस ऑर्बिटल में जाता है तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट है, अगर पी में जाता है तो पी ब्लॉक एलिमेंट है. अगर पी ब्लॉक एलिमेंट में अपन चेक करेंगे तो सर बोलो बोलो. सर वो आपने लास्ट टाइम के लिखे एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 83 हैज रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज. हाँ, तो सब में मतलब इन सब में मतलब आफ्टर एटॉमिक नंबर बिस्मथ ऑनवर्ड्स ना
सभी में रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज होती है। ओके एलिमेंट्स पहले में 2 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 8 होते हैं, फिर 18 होता है, फिर 18 होता है, फिर 32 होता है, ये 32 होता है। 18 प्लस 14 भी ऐड करना होगा ना, इधर 14 भी होता है बीच में। मतलब एक्चुअल में जो पीरियोडिक टेबल दिखता है ना वो ऐसे दिखता है। ये एस ब्लॉक है, ये एफ ब्लॉक है, उसके बाद डी ब्लॉक है, उसके बाद पी ब्लॉक है। ऐसा होता है। ऐसा होता है। एफ ब्लॉक के ऊपर बस वो 2 एलिमेंट्स होते हैं ना, स्कैंडियम और वाई। सर स्कैंडियम और यंत्री वो इसके ऊपर होते हैं ना, एफ ब्लॉक के ऊपर। स्कैंडियम और वाई इटरबियम नहीं, दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इलेक्ट्रॉन अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाएगा वही डिसाइड करेगा कि वो किस ब्लॉक का एलिमेंट है। इसलिए अपन इनको बोलते हैं ट्रांजिशन, और ये उनके भी अंदर इनर ट्रांजिशन, एफ ब्लॉक। ये एस ब्लॉक है, ये मेटल्स होते हैं, थोड़े कम मेटेलिक होते हैं, और ये नॉन मेटल्स होते हैं। लेकिन सारे नॉन मेटल नहीं होते, ये भी इनमें भी मेटेलिक प्रॉपर्टीज है। देखो ना, ये नॉन मेटल है, जैसे बी इज अ नॉन मेटल। मेटलाइड के उस तरफ वाले नॉन मेटल, इधर वाले सब मेटल। आर्टिफिशियल मतलब जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करते, जो मैनमेड होते हैं, देयर कॉल्ड आर्टिफिशियल एलिमेंट्स। वो आर्टिफिशियल भी सारे मेटल हैं। हम्म पी ब्लॉक सारे नॉन मेटल नहीं है। पी ब्लॉक में मेटलॉइड के उधर वाले मेटल्स हैं, इधर वाले नॉन। आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आपको आता है, पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल बताना आपको आता है, इससे बताएंगे अपन। ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है अपने यहाँ, वो 84 74 टू 85 पेज। अब ये तो आप पढ़ोगे। अब ये बात देखते हैं कि मैंने पीरियोडिक टेबल आपको बना के क्यों दिखाया। नहीं तो मैं वो शेयर करने के लिए बोल रहा था ना, शेयर कर दो। मुझे ना इसमें ये पार्ट चाहिए। ये पार्ट चाहिए मुझे। ठीक है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आप इसी पार्ट में गलती करोगे, बाकी कहीं कोई गलती नहीं होगी।
ये वाला जो ग्रुप होता है ना, इसको अपन कहते हैं हेलोजेंस, इसको अपन कहते हैं चाल्कोजेंस, इसको अपन कहते हैं पेनाकोजेंस, कार्बोजेंस। अब पूछने वाला नहीं है कार्बोजेंस, पेनाकोजेंस भी शायद, पेनाकोजेंस बोलते हैं पर उनको जो नाइट्राइड्स होते हैं, चाल्काइड्स मतलब ऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स को अपन चाल्काइड्स बोलते हैं। The oxide and the sulfide are called chalkides, इसलिए अपन उस ग्रुप को, और जो हेलोजन हैलाइड्स बोलते हैं अपन, जैसे NaCl सोडियम हैलाइड, NaBr सोडियम हैलाइड, लाइक दैट। ठीक है, बाकी आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके सर। ठीक है, ये पार्ट आपको मतलब ध्यान रखना है। बाकी ये पेजेस का रीडिंग लगाओ, दैट इज अ डिस्कवरी ऑफ एंड द अरेंजमेंट ऑफ मॉडल पीरियोडिक टेबल, वो सब करने का। राइट, Yes, sir. बाकी अपन धीरे धीरे, दीज आर कॉल्ड कॉइनेज मेटल्स, इनके कॉइन्स बनते हैं ना। दीज आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स, तो वो क्या है? कॉइन? कॉइनेज मेटल्स, कॉइन बनते थे ना। ओके। अल्कली मतलब बेस, और दीज आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मतलब बेस, अल्कलाइन मतलब बेस के जैसे। हो गया ये पेज? Yes, sir. यस सर। तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब बाकी ये पेजेस आप रीडिंग लगाना, जो मैंने आपको बताया है वो आप रीडिंग लगाओगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अच्छा, लास्ट ईयर ये पढ़ाया था कि इसको ऑक्सीजन फैमिली बोलते हैं। हाँ तो बोलो ना, इसको नाइट्रोजन फैमिली बोलो, ऑक्सीजन फैमिली बोलो, फ्लोरीन फैमिली बोलो, है हीलियम फैमिली, बोरॉन फैमिली बोलो, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। Actually, the oxide and the sulfide are called chalkides. ना, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, जो बताएंगे पढ़ लेंगे, कोई तो दिक्कत नहीं अपन को, ठीक है ना। तो लास्ट ईयर जो बताया था आपको, उससे कहीं कुछ आगे अपन को पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो शुरू कर, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब ना कुछ कुछ पार्ट अपन को, मतलब नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ ना। अब पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए अपन को कुछ और पार्ट भी पढ़ना होता है, जैसे एक पार्ट होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। इफेक्ट अपन इसको शील्डिंग कांस्टेंट भी होता है, शील्डिंग कांस्टेंट। सिग्मा से अपन ऐसे डिनोट करते हैं। चलो देखते हैं क्या होता है। अभी एक्चुअली व्हाट हैपेंड, जैसे मान लेते हैं एग्जांपल, फिर अपन लिखेंगे है क्या, अपन बाद में लिखेंगे। पहले देखते हैं कि हम करना क्या है, सोचना क्या है शील्डिंग कांस्टेंट में, वो देखते हैं। देख, अगर मान ले अपने पास सोडियम है, ऐसे शब्द,
अपन क्या करेंगे, मान ले इलेक्ट्रॉन इसमें तो 2 होते हैं, इधर 8 होते हैं, और इधर 1 इलेक्ट्रॉन। अब अपन कहेंगे देखो सर, अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन आपस में पैरेलल आ जाए तो इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस में कम हो जाएगा। भाई अगर मुझे मुझे इससे बात करनी है और बीच में 2 लोग आ जाएं तो मैं इससे बात नहीं कर पाऊंगा ना, डायरेक्टली बात नहीं कर पाऊंगा ना अगर मेरे सामने 2 लोग खड़े हो गए। तो इसका इससे अट्रैक्शन कम हो जाएगा अगर ये दोनों इसको स्क्रीन कर लें तो। भाई मैं चाहता था कि एक पॉजिटिव चार्ज को एक नेगेटिव चार्ज पूरा न्यूट्रलाइज करे, लेकिन अगर इस नेगेटिव चार्ज के बीच में कोई 2 लोग आ जाएं तो फिर ये कैसे न्यूट्रलाइज कर पाए। तो अपन कहेंगे देखो इसका इससे जो अट्रैक्शन होगा वो कम हो जाएगा, क्यों, बीच में ये दोनों आ रहे हैं, तो इससे अट्रैक्शन सिर्फ 25% है अट्रैक्टेड। ये एग्जांपल है ना, पर वो नहीं करेंगे, मतलब इतना ही होता है। और इसका भी इससे अट्रैक्शन थोड़ा कम हो जाए, इसको ये शील्ड कर रहा है ना, अब ये थोड़ी शील्ड करेगा, इसको अंदर वाला शील्ड करेगा। भाई ये इसमें अट्रैक्ट होना चाहता है लेकिन ये बीच में आ रहा है तो उसका अट्रैक्शन कम होगा। तो मान लो इसका अट्रैक्शन 50% हो गया, मान लेते हैं। तो अपन कहेंगे फिर अगर सर ऐसा हुआ तो ये 25% अट्रैक्टेड है तो 75% एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया। ये 50% अट्रैक्टेड है तो एक प्रोटॉन 50% एक्स्ट्रा हो गया। अब ऐसे कर करके ऐसे बहुत सारे, फिर तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है, मान लो अंदर 11 प्रोटॉन थे, तो ये प्रोटॉन अगर इलेक्ट्रॉन से न्यूट्रलाइज नहीं होंगे तो अंदर तो पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा बचेगा। मतलब फिर तो मान लेते हैं कि भाई फिर तो ऐसे स्क्रीनिंग हुआ तो 11 प्रोटॉन थोड़ी चाहिए 11 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए। भाई इसको अट्रैक्ट करने के लिए मुझे 25% चाहिए, इस इलेक्ट्रॉन के लिए 50% चाहिए, तो एक ही प्रोटॉन इन दोनों को अट्रैक्ट कर सकता है और बचा भी रहेगा क्योंकि ये दोनों मिला के 75%। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, तुम कहेंगे अरे भाई बहुत फर्क पड़ेगा। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहता हूं तो मुझे ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी अगर स्क्रीनिंग होगी तो। अगर ये इलेक्ट्रॉन ये दोनों सामने आ गए तो इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से कम हो जाएगा, फिर मुझे उसको हटाने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देना पड़ेगा। राइट, तो इसको बोलते हैं अपन स्क्रीनिंग। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे मान लो इसके अंदर चार्ज कितना था, Z, जो एटॉमिक नंबर होता है, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट हो गया सिग्मा। ले लेते हैं कि भाई जो ये एक्स्ट्रा बच रहा है ना 75%, ये सब मिला के हो गए सिग्मा। तो फिर कितना इफेक्टिव प्रोटॉन है जो चाहिए अपन को अट्रैक्ट करने के लिए, उसको Z इफेक्टिव बोल देंगे। भाई 11 प्रोटॉन है लेकिन सारे के सारे थोड़े यूज हुए इसको अट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को, तो कितने एक्स्ट्रा प्रोटॉन है उसको माइनस कर देते हैं तो Z इफेक्टिव आ जाएगा। इफेक्टिवली कितने प्रोटॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अपन कहेंगे देख भाई ये जो स्क्रीनिंग है ना, इसको अपन वर्ड्स में लिखते हैं। पहले अपन वर्ड्स में लिखते हैं, द इलेक्ट्रॉन present in the inner shells. In inner shells, screen the valence electrons or shield the valence electron or shield the valence electron, the valence electron, shield the valence electron for attraction to the nucleus,
न्यूक्लियस। तो जो अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो बाहर वालों को स्क्रीन करते हैं। मतलब ये वाला पॉजिटिव चार्ज ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे अट्रैक्ट होना चाहता है, लेकिन बीच में 2 इलेक्ट्रॉन और आ रहे हैं, तो इसका अट्रैक्शन इससे कम। तो ये दोनों जो स्क्रीन करते हैं उसी को अपन स्क्रीनिंग बोलते हैं, न्यूक्लियस। सो द अट्रैक्शन ऑफ valence electrons or outer electrons, shell electrons. So the attraction of valence electron decreases in the nucleus with the nucleus. Also, the electron in the same shell repel each other. So they move apart from the nucleus. तो एक तो शील्डिंग हो गया कि बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, ये आगे 2 शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका अट्रैक्शन न्यूक्लियस में कम हो गया। दूसरा, एक ही शेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है सारे के सारे नेगेटिव चार्ज हैं। अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो उनका आपस में रिपल्शन भी होता है। उनका आपस में रिपल्शन होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगर उनका आपस में रिपल्शन होगा तो वो रिपल्शन की वजह से दूर जाते हैं, पास थोड़ी आएंगे उधर को, क्योंकि उधर तो अंदर भी इलेक्ट्रॉन है, तो तब भी वो दूर भागते हैं। तो ये जो शील्डिंग कांस्टेंट है ना, ये ओवरऑल इफेक्ट होता है कि कितने पावर से इसका स्क्रीनिंग हो रहा है, ये दोनों कितने परसेंटेज, कितना परसेंट इसको स्क्रीन कर रहे हैं, वो इसमें आएगा। और क्लाउड का रिपल्शन की वजह से भी स्क्रीनिंग होती है, वो भी इसमें आती है। तो वो सारा पार्ट एक्सपेरिमेंटल है, जो अपन चेक कर लेते हैं कि कितना होता है, वो एक्सपेरिमेंटल, वो बता दो। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे कि देखो भाई, Z तो एटॉमिक नंबर है, और भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 11 है, लेकिन ये स्क्रीन हो गया। तो इफेक्टिव नंबर ऑफ प्रोटॉन विच आर इन्वॉल्व, भाई इफेक्टिव नंबर ऑफ प्रोटॉन विच आर इन्वॉल्व इन अट्रैक्शन ऑफ दिस विल बी लेस देन दिस। So where Z is the atomic number, Z is atomic number of element, जिसके लिए अपन कैलकुलेट करेंगे। Z effective is effective number of protons, effective number of protons, right, used for attraction of electron, for attraction of electron, the electron, or sigma is the shielding constant, शील्डिंग या स्क्रीनिंग कांस्टेंट, जो भी बोलना चाहे अपन बोल सकते हैं, स्क्रीनिंग कांस्टेंट ये होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मेरे ख्याल से सबको ये समझ में आ गया कि अपन स्क्रीनिंग की क्या बात कर रहे हैं। अब कैलकुलेशन तो कभी पूछते तो है नहीं कि भाई कैसे कैलकुलेट करेंगे ये सब स्क्रीनिंग कांस्टेंट, लेकिन अपन चाहे तो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? स्लेटर्स रूल से। मतलब ये भी एक रूल होता है जिसको अपन कहते हैं स्लेटर्स रूल। स्लेटर्स ने एक रूल दिया था भाई, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर किसी एटम का आपको चाहिए स्क्रीनिंग, Z इफेक्टिव कैलकुलेट करना है बाय अज्यूमिंग द स्क्रीनिंग, तो आप वो कैलकुलेट कर सकते हैं बाय अज्यूमिंग द स्क्रीनिंग। वो अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो देख सकते हैं। सो स्लेटर्स के रूल है कि भाई फॉलो, उसका रूल नंबर 1 है फॉलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ शेल रूल। आप शेल के हिसाब से, क्योंकि अपन को शेल ही यूज करना है, तो अपन कहेंगे 1s 2s 2p 3s
3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, फिर 5s, ऐसे अपन को शेल के हिसाब से करना है। मतलब 1s 2s 2p 3s, अब अपन को 3p के बाद 4s लिखना होता है अकॉर्डिंग टू अफवा प्रिंसिपल, लेकिन उसने कहा आप अफवा प्रिंसिपल को मत अज्यूम करो, आपको क्या अज्यूम करना है, शेल रूल। ठीक है, कर लेंगे। इफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, वो कैलकुलेटेड वैल्यूज है, अपन बिल्कुल वो नहीं कर रहे, इज प्रेजेंट इन s और p ऑर्बिटल्स, जो कि न्यूक्लियस के पास होता है। इफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द s और p ऑर्बिटल, जिसके लिए अपन कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर विच स्क्रीनिंग कांस्टेंट इज कैलकुलेटेड, जिसके लिए अपन कैलकुलेट कर रहे हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट, देन अपन स्क्रीनिंग लिखेंगे इन द nth शेल। जो nth शेल होता है उसके लिए स्क्रीनिंग होता है 0.35 यूनिट्स, मतलब पर एटम। n-1 शेल के लिए इट विल बी, ये n-1 है शेल, इट इज 0.85 यूनिट्स, और बाकी सभी इलेक्ट्रॉन के लिए n-2 n-3 n-4 सभी के लिए इट इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक, एक तो अपन को ये फॉलो करना होता है। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन s और p ऑर्बिटल में है तो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे यूज करना है इसको। वैसे कैलकुलेशन आता नहीं है, आई शुड नॉट टेल यू, मतलब मुझे बताना नहीं चाहिए, मुझे लगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा वेरिएशन समझने के लिए ना, मतलब जो कुछ कुछ मैं आपको सेंटेंस दूंगा, कम से कम वो सेंटेंस समझने के लिए थोड़ा सा अगर पता होगा तो इजी हो जाएगा समझना। इसलिए मैं थोड़ा सा, अपन काफी सारे डेरिवेशन करते हैं, थोड़ा लिख लेते हैं, और क्या क्या फर्क पड़ेगा, है ना। वैसे कभी कैलकुलेशन पूछते तो है ना, हाँ कंसेप्ट पूछेंगे अपन, बताएं। अब ये तो एस और पी के लिए हो गया भाई, डी और एफ में होगा तो चलो देखते हैं क्या होगा। सर nth शेल मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन nth शेल में होगा। हाँ बेटा, अभी मतलब बता दूंगा मैं, क्योंकि एग्जांपल तो लिखूंगा मैं, क्योंकि पीरियडिक टेबल में वेरिएशन पढ़ना है तो अपन कुछ तो लिखेंगे ही वेरिएशन लिखने के लिए, है ना, अपन कुछ तो कर ही लेंगे वेरिएशन के लिए। तो मैं आपको बताऊंगा, ये ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलेशन तो बताना ही पड़ेगा मुझे कि कैसे बताना है। ठीक है, इफ द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट in d and f orbitals, then shielding of nth d or nth f 0.35 unit, rest of nth s np n-1 n-2 is equal to 1, ऐसे करो। ठीक, अब प्रॉब्लम यह है कि वो अभी तो अपन को ये भी समझ में नहीं आएगा ये np ns n-1 सब लिख क्या रहे हैं सर, तो एक बार ना अपन को कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, तब अपन को समझ में आएगा कि हाँ आप जो लिख रहे हो मैं उसको क्या समझूं। तो आपने तो लिख दिया क्योंकि एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज कहाँ से आई, 0.35 0.85 सर ऐसे कैसे लिख रहे हैं आप, एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है जो स्लेटर्स ने कैलकुलेट किया था, अपन उसको यूज कर लिया। सर इसको मेजर करने के लिए कोई इंस्ट्रूमेंट, मतलब ऐसा कुछ जैसे जैसे इलेक्ट्रोस्कोप होता है वैसे कुछ होता है कैसे? ऑब्वियस सी बात है, स्पेक्ट्रोस्कोप ही होगा। उससे हो जाता है ये? हाँ, अपन को पता चल जाएगा कि इफेक्टिवली कितने प्रोटॉन्स हैं, इवन स्पेक्ट्रम्स वगैरह में भी काफी कुछ अपन को पता चल जाता है। चल देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं फॉर सोडियम एटम।
एग्जाम्पल में अपन ऐसे लिखते हैं, कैलकुलेट द Z effective for last electron of sodium atom. अब अपन क्या करेंगे, पहले अपन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, तो आंसर लिख लेते हैं। सो सोडियम का मतलब 11 का मतलब 1s2 2s2 p6 और 3s1। ये आपका इसमें nth शेल है, ये आपका n-1 है, ये आपका n-2 है। ये शेल के नंबर्स होते हैं। अब अपन कहेंगे सिंस ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन s ऑर्बिट, तो we will follow the second rule. Follow second rule. कर देते हैं सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए। तो सिग्मा विल बी इक्वल टू, अब देख एक बात है, अभी सोडियम अपन ने बनाया था, अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए आप कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हो, तो ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को थोड़ी सील्ड करेगा, ये करेंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो अपन ऐसे लिखेंगे। लेकिन ये nth शेल था, ये n-1 है और ये n-2 है। तो अपन कहेंगे nth शेल में तो कुछ है नहीं, आपने यहाँ पर कहा था nth शेल में अगर कुछ है तो 0.35, n-1 में 0.2 0.85 और बाकी में 1, तो अपन यहाँ पर क्या लिखेंगे n-1 मतलब 0.85 into 8 प्लस फिर कितना है 2 into 1, सो दिस इज इक्वल टू कितना, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 4 64 6.80 plus 2 that is equal to 8.20. Therefore Z effective is equal to Z minus sigma, और Z effective is equal to Z minus sigma मतलब 11 minus 8.8 2.2 बस। मतलब अगर इसमें स्क्रीनिंग कंज्यूम करेंगे अपन, इट इज फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा हो गया तो फिर क्या, सिर्फ 2.2 proton is required to attract all the electron if we consider the screening effect. हाँ भाई, only 2.2। सर पर कैलकुलेशन कैसे किया आपने? कैलकुलेशन सर 0.35 किधर गया? हमें एक एक बोलो, 0.35 तो nth शेल में होता है ना, अब nth शेल में बस यही इलेक्ट्रॉन था, तो ये अपने आप को थोड़ी स्क्रीन करेगा इससे अट्रैक्शन के लिए, और कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं उसमें। सर into 8 plus 2 अब दूसरा बताओ, दूसरा कोई और भी कुछ बोल रहा था। सर 2 into 1 क्या है, कैसे निकाला? सर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से n-2 n-1 कैसे किया? अबे nth शेल होगा ना, ये nth शेल मतलब लास्ट शेल, 3 minus 1 3 minus 2, ओके सर पिछला स्लाइड एक बार दिखाएंगे, पहले वाली पिछला स्लाइड।
चल अगर मान ले मेरे पास एग्जाम सर सर लिखना है 2 into 1 क्या है? कितना देर लिखोगे यार तुम लोग, बहुत टाइम लिखते हो यार। सर। ये ले लिख ले, किसी को कोई डाउट पूछना है तब तक डाउट पूछ ले। सर वो 8.80 कैसा आया? 8.80 स्क्रीनिंग। सर मुझे कैलकुलेशन नहीं समझा। सर वो 8 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन से इसलिए ना। हाँ, इधर 8 इलेक्ट्रॉन है और इधर बीच में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो दोनों को ओके, सम अप ओके। करके आया मैं। ओके सर। तो 11 इलेक्ट्रॉन के लिए 2.2 ही यूज होगा बस, बाकी तो एक्स्ट्रा चार्ज है। अब अगर मान ले मुझसे कहा जाए कैलकुलेट Z effective of magnesium, last electron of magnesium, तो अपन कहेंगे सर mg तो ऐसे होता है, ठीक है, ये nth शेल है भाई। लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ मैग्नीशियम मतलब मैं इसमें एक और इलेक्ट्रॉन डालने वाला हूं। अब अपन को पता है ये nth है, ये n-1 है और ये n-2 है। लास्ट इलेक्ट्रॉन का मतलब है इसमें 1+1 है। अब ये वाला लास्ट इलेक्ट्रॉन अज्यूम कर लेते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो सिग्मा कैलकुलेट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन लास्ट शेल में बचा हुआ है, मतलब 1 × 0.35, वो nth शेल में एक, अब ये अपने आप को थोड़ी शील्ड करेगा, तो इसके अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे। सेम शेल में, nth शेल में 0.35 होता है, तो सेम शेल में कम शील्ड कर पाएंगे, बस वो रिपल्शन होगा ना, एक और इलेक्ट्रॉन होगा तो इन दोनों में आपस में रिपल्शन होगा, तो रिपल्शन की वजह से 0.35 है। अपन ने वर्ड्स में लिखा है, देखो अगर इलेक्ट्रॉन मूव अपार्ट फ्रॉम द न्यूक्लियस देन तब तो उनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस की तरफ कम हो जाएगा, लिखा है वर्ड्स में 0.35, बाकी वही है 8 × 0.85 + 2 × 1 हो गया। 9.15। तो ये हो जाएगा अपने पास कितना, 0.35 और ऐड कर दो उसमें, तो 2.55। 9.15। देयरफॉर Z इफेक्टिव कितना, 12 - 2. 1.8। 2.85। लो भाई 2.85 बोल, 2.85 तो नहीं आएगा यार, तो बोलो। सर वो 2.55 कैसे हो गया? तो वहां पे तो 9.15 है। 9.15 है ना? ये कितना आ रहा है, 85 ना, 9.15 लो आ गया। यस सर। सर 2.85 का मतलब यही है ना कि उस टाइम 2.85 का मतलब है सिर्फ 2.85 प्रोटॉन ही मतलब यूज हुआ टू अट्रैक्ट ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स, इफ वी कंसीडर द स्क्रीनिंग इफेक्ट। और स्क्रीनिंग तो होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होगा, लेकिन स्क्रीनिंग तो होता है। सर मतलब ये बहुत स्ट्रॉन्ग फिनोमेनन नहीं है, लेकिन कंसीडर तो करना होगा। सर स्क्रीनिंग की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, मतलब
मतलब वो कितने टाइम इंटरवल में हो सकता है, मतलब फ्रैक्शन, मैंने कहा ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए होगा, बहुत ज्यादा नहीं हो पाएगा। फिर रिपीट करेगा। लेकिन जब वो आ रहा है और तभी अपन ने कैलकुलेट किया तो फिर तो सब गड़बड़ हो जाएगा। ये सब सच्ची में होता है या हाइपोथेटिकल है? होता है तभी तो बोल रहा हूँ, नहीं तो हाइपोथेटिकली नहीं बोल देता। सर हम्म सर फिर जब अगर हमने कार्बन में स्क्रीनिंग इफेक्ट को अज्यूम किया तो उसकी वैलेंसी चेंज होगी। कार्बन का स्क्रीनिंग इफेक्ट, तो सपोज हम लोग अज्यूम नहीं, मतलब अभी कार्बन को हम लोग जब उसकी वैलेंसी निकालते तो उसमें हम +4 या -4 नहीं कर सकते ना, हम्म क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज्यादा हो जाता है, फिर नेगेटिव चार्ज कम। हम्म तो जब स्क्रीनिंग इफेक्ट को अज्यूम करके किया तो चेंज हो सकती है ना वैलेंसी। हो सकती है ना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए, लेकिन वो तो डिपेंड करता है कि मेटल के साथ अटैच्ड है या नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है। पॉजिटिव नेगेटिव अपन वैसे बता सकते हैं, इसमें तो स्क्रीनिंग इफेक्ट अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। जरा कैलकुलेट करो एल्यूमिनियम का, बाकी ये जरा फिल कर दो जल्दी से। एल्यूमिनियम होगा तो सिग्मा विल बी इक्वल टू 2 इंटू 0.35, बाकी उतना ही रहेगा। तो ये 0.7 मतलब 0.35 बढ़ा दो तो हो जाएगा 9.5, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 9.5, तो 3.5। अब जरा जल्दी से कैलकुलेट करो तुम लोग। अब मैं नहीं बताऊंगा, तुम लोग बताओ। सर 4.1। 4.15 या 1? सर 4.1। 4.15। ठीक है। तो 4.8। 4.8 बोल रहा है फास्फोरस के लिए। हाँ सर। सर 5.45। 6.1 chlorine. यस सर। सिक्स पॉइंट सेवन फाइव 6.75. आ गया सबसे? यस सर। अब ना मतलब थोड़ा सा देखो, कैलकुलेशन तो किया, अब अपन एक कैलकुलेशन और कर लेते हैं, चलेगा? वैसे तुम लोग कैलकुलेट तो करेगा। देखो अब मैं ना ऐसे भी करवा सकता हूँ तुमसे। सब वो सब याद रखना है। नहीं नहीं,
जो वेरिएशन लिखूंगा बस उसको याद रखना। सिंक है। ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गया n-1 और बाकी 10 हो गया 10 × कितना आया वैल्यू? 25.65. 25.65 आ रहा है, therefore z effective 30 minus 25.65 that is equal to 4. और बी में लिखने पर 28 इलेक्ट्रॉन, तो अपन लिखेंगे जिंक विल बी दैट इज 1s2 2s2 p6 3s2 p6 d 9 + 1 4s2। आप इस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो 28 इलेक्ट्रॉन। 0.35 into 17 plus 0.85 into 8 plus 1 into 2. मैंने आपको बताया था जब डी और एफ में होगा तो nth डी या nth एफ, बाकी एन पी एन एस n-1 n-2 सारे के सारे 1, तो nth डी वाला 9 हो गया। और बताओ कितना आ रहा? सर नहीं समझा अभी आपने क्या बोला। ये क्या लिखा हुआ है कि जब डी और एफ में प्रेजेंट हो तो nth डी या nth एफ वाले इलेक्ट्रॉन्स को 0.35 लेना, बाकी ये nth शेल ns np n-1 n-2 सारे के सारे अपन बोली। समझ में आया? यस सर। भाई ये थोड़े स्क्रीन करेंगे यार, उसको तो बाहर है, इनको तो भूल जाओ। इधर वाला है ये, अब अपने लिए इसमें इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये nth हो गया, ये n-1 हो गया, ये n-2 हो गया, तो जहां इलेक्ट्रॉन है वो अपने लिए nth हो जाएगा। 21.15.
सब 1 यूनिट। ये nth d 9 इलेक्ट्रॉन थे बस। ये जिंक एलिमेंट। कोई जरूरी थोड़ी है हमेशा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही पूछूंगा, मैं तो कोई भी पूछ सकता। सर बोलो। तो फिर इसमें हम एटॉमिक नंबर एटम का लेंगे या इस इधर तक का? अबे एटम का लेंगे अपन, कोई और क्यों लेंगे भाई? हम तो एटम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं ना, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एटम है क्या है। आप तो ये बताओ किस इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है। अगर मान लें मुझसे ऐसे लिखते हैं, जिंक के Zn लिखा है भैया, तो तभी तुम लोग पूछोगे सर ये हॉर्स टाइप का कुछ पता नहीं क्या बना देते हो आप। तो देख 2 ये हो गए, 10 मतलब अब 10 हो गए, 12 हो गए, 3 और लिखूंगा तो बस ये मेरे लिए 15th इलेक्ट्रॉन है। सर 3s2 ना? ठीक है, अब बाकी 3p के मतलब 3 लिखे अपन ने, अब 3 और लिख लेना, आप वो तो बाहर होंगे, लेकिन फिर आपकी मर्जी, आप D10 लिखो और 4s2 लिखो, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ये इलेक्ट्रॉन तो बाहर होंगे ना। अब वो थोड़ी स्क्रीन करेंगे इनको भाई, ये इस इलेक्ट्रॉन को कौन स्क्रीन करेगा? जो अंदर होंगे, बाहर वाले थोड़ी स्क्रीन करेंगे। तो अपन शुरू करते हैं। सर तो हमने जैसे उधर 30 में से सब्ट्रैक्ट किया था, तो यहाँ पे हम 15 से करेंगे या अंदर वाले 14 से? अंदर वाले 14। अब लिखूंगा मैं सिग्मा, इसका लिख के बताता हूँ ना आपको। ये n हो गया मेरे लिए, अब ये तो p में प्रेजेंट है, ये लो। किसी को डाउट है? सर उसकी वैल्यू कभी भी उससे ज्यादा नहीं आएगी ना? नहीं। अब बताओ। सर जो p के सबशेल के बाकी 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उसको रिपेल नहीं करेंगे? नहीं सर करते आपने ना, उसको बाहर लेकिन लिया तो। लेकिन 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 डी थर्ड शेल में डी भी तो है, लेकिन अपन उनको इसलिए अज्यूम नहीं कर रहे हैं कि अगर आप 15th इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो तो मेरे लिए 14 इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग मैटर करेगा ना, सब इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग थोड़ी मैटर करेगा अपन को। फिर अपन अज्यूम करेंगे बाकी सब बाहर वाले में प्रेजेंट। ओके सर। किसी को डाउट है? अब जरा ये वैल्यू बताओ मुझे कितनी आई? 21.15 21.15 और जेड इफेक्टिव 8.85. 2.85। हाँ सुन लिया ठीक है ओके सर। ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं। अब देखो कैलकुलेशन में किसी को डाउट नहीं है, अपन को पता चल गया। अरे यार वीडियो ऑफ क्यों है? सर वो 30 से क्यों सब्ट्रैक्ट किया उसको? एटॉमिक भाई, प्रोटॉन थोड़ी चेंज कर सकते हो यार अपन। अच्छा हुआ लिख लिया मैंने, प्रोटॉन थोड़ी चेंज कर, इसको भी मैं 30 से माइनस करूंगा। प्रोटॉन थोड़ी चेंज कर सकते हैं अपन, प्रोटॉन चेंज नहीं कर पाएंगे, प्रोटॉन थोड़ी चेंज कर सकते हैं। नीचे वाले में भी 14 से नहीं करते हम? जो आपने केस लिखा था 15th वाला, उसमें हम 14 से नहीं करते सब्ट्रैक्ट, 30 से ही करते। 30 से जेड हमेशा वही रहेगा एटॉमिक। चलो काफी हो गया।
अब अपन लिखते हैं अपने पॉइंट्स। अब मैं अपन पॉइंट्स की काफी के, अब इनसे अपन काफी कुछ पॉइंट्स लिख लेंगे। एक्सेप्ट हाइड्रोजन एटम, all other atoms show screening effect. So defective for helium is 1.7. In a period, Z effective increases from LHS to RHS. To RHS. Because number of proton increases, whereas electron is added in the same shell. इलेक्ट्रॉन अपन सेम शेल में ऐड करते हैं, जबकि Z इफेक्टिव, और अपन ने लिखा है यहाँ पर कैलकुलेशन इसलिए तो करवाया था। ये देख भाई होगा क्या ना, अपन इलेक्ट्रॉन तो ऐड करेंगे सेम शेल में, लेकिन उतने ही डिस्टेंस पे प्रोटॉन आप बढ़ाते जा रहे हैं, तो अट्रैक्शन क्या होगा, न्यूक्लियस की तरफ बढ़ता जाएगा, क्योंकि सेम शेल में ऐड कर रहे हैं ना। लेकिन आप टॉप टू बॉटम लिखोगे तो शेल बढ़ेंगे, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस बढ़ेगा। तो Z इफेक्टिव तो तुमने 2.2 कैलकुलेट किया था, तुमने तो कैलकुलेट भी नहीं किया और आपने 2.2 लिख दिया, ये कैसे लिखा? ये कैसे हो? सब आपने लिखा है। अब तुम लोग लिख लेना, इन अ ग्रुप Z effective increases up to third group, then it remain constant. Because the number of shell increases with the increase in atom. तुम लोग कैलकुलेट करके देख लेना, वो उतना ही आता है। मैंने इसलिए मतलब इसको जब कैलकुलेशन नहीं पूछेंगे तो मैंने वैसे ही लिख दिया यार, इसको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। तुम लोग अपने आप जो भी मर्जी चाहे लिख लो, बस मेरे रूल्स को वायलेट नहीं करना। बट कभी कैलकुलेशन पूछते नहीं, इसलिए मैं जिसमें ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता। बस ये जो सेंटेंस अपन इजीली लिख ले रहे हैं ना, वो इसलिए क्योंकि आपने कैलकुलेशन किया है। मैं सेकंड पेज पे जा रहा हूँ। हीलियम बोलो। में सर, एक स्क्रीनिंग मिनट। कैसे होगी? हाँ हीलियम में स्क्रीनिंग कैसी होगी? उसमें तो दो ही एटम्स है जो अपोजिट होंगे एक दूसरे से, हाँ, तो हीलियम में मेरे बीच भाई, में न्यूक्लियस आ जाए। हाँ हाँ मेरे भाई देख ले, प्रोटॉन है ना, यस, में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये आपस में रिपेल तो करेंगे। रिपल्शन से भी तो वो दूर जाते हैं भाई, आपस में 2 नेगेटिव चार्ज है, रिपेल करेंगे तो न्यूक्लियस से दूर जाएंगे ना, इसलिए तो। सर वो मतलब उनमें रिपल्शन हर टाइम चलता रहता है, तो उनका डिस्टेंस हमेशा सेम ही रहता है ना हाँ उनके बीच का? बिल्कुल मतलब उसमें हर टाइम स्क्रीनिंग हो रही है। बिल्कुल। ओके, इन द सेम शेल, the screening power of S is greater than P is greater than D is greater than F। जो न्यूक्लियस के पास होगा ना, जैसे थर्ड S है, थर्ड P है, थर्ड D है, थर्ड F है, हाँ F तो होता ही नहीं, तो न्यूक्लियस के पास ऑब्वियस सी बात है ये दोनों ज्यादा स्क्रीन कर रहे होंगे क्योंकि ये अंदर होंगे,
तो ये ज्यादा अंदर है इससे, ये ज्यादा अंदर है इससे, मतलब ज्यादा स्क्रीनिंग कौन शो करेगा? एस, फिर पी, फिर डी। ओके सर। गुड स्क्रीनिंग पावर। इसका थोड़ा पुअर होता है और उसका पुअरेस्ट होता है, अच्छे स्क्रीन नहीं कर पाते। अपन कहेंगे सर ये जो आपने अच्छे स्क्रीन और खराब स्क्रीन वाला बोला ना, ये समझ में नहीं आया। अच्छा देखिए एक बात, अपन ने यहाँ पर एटॉमिक नंबर एक एक बढ़ाते गए ना, भाई अपन ने यहाँ से या 2 एटॉमिक नंबर बढ़ाए या 2 कम किए, तो कितना कम हो गया? तो 3.5 से 2.5 माइनस कर दो, 2.3 इधर 1.3 कम हो गया। देखना 2 एटॉमिक नंबर बढ़ाने से जेड इफेक्टिव कितना आता है? ज्यादा चेंज नहीं आया ना 2 इलेक्ट्रॉन बढ़ाने से या कम करने से। इधर देखना 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज, बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता। लेकिन यही चीज जब अपन ने यहां की, यही चीज जब अपन ने 2 इलेक्ट्रॉन यहां किया, तो देख जेड इफेक्टिव में कितना चेंज आ गया। चेंज देखो तुम जेड इफेक्टिव का, ऑलमोस्ट डबल। इतना थोड़ी चेंज आता है 2 इलेक्ट्रॉन चेंज करने से, देखो ना इतना थोड़ी चेंज आता है 2 इलेक्ट्रॉन चेंज करने से, तो बहुत कम चेंज आता है भाई। यहां 2.2 से 4.4 थोड़ी हो गया ये, लेकिन यहां तो 4.4 हो गया ना। मतलब जो डी में इलेक्ट्रॉन थे ना ये 9 वाले, ये अच्छा स्क्रीनिंग शो नहीं करते। एस में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अच्छा स्क्रीनिंग शो करते हैं। इस वाले ए वाले पार्ट में जो इलेक्ट्रॉन था ना, लास्ट इलेक्ट्रॉन वो किस में प्रेजेंट था? एस में। और एस का स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? अच्छा होता है। तो अगर स्क्रीनिंग अच्छा हुआ तो सिग्मा का वैल्यू बढ़ा आया, तो जेड इफेक्टिव कम हो गया। लेकिन जो डी में इलेक्ट्रॉन थे, अपन ने जब स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट किया डी या एफ के, जो अपन ने डी के लिए कैलकुलेट किया, तो वो क्या हो गया? फिर सिग्मा का वैल्यू अच्छा नहीं आया, जेड इफेक्टिव बढ़ गया। मतलब अगर देखना ऐसे है, इसके ऊपर मैं ऐसे समझाता हूं तुमको और मजा आएगा ऐसे समझने में। देख अगर मान ले मैं कहूंगा कि भाई ये न्यूक्लियस है, अगर इस इलेक्ट्रॉन को ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इस इलेक्ट्रॉन को अच्छा स्क्रीन नहीं कर पाए, तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा। मतलब इनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट था। अगर जेड इफेक्टिव बढ़ गया, ज्यादा अट्रैक्शन हो गया इसका मतलब है ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि डी में अगर इलेक्ट्रॉन थे तो उनका पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जबकि एस और पी में अच्छे स्क्रीनिंग इफेक्ट होते हैं। मैं भी यही लिख रहा हूं कि ये अच्छा स्क्रीन करते हैं, ये पुअर स्क्रीन करता है, ये पुअरेस्ट करता है। मतलब एफ के इलेक्ट्रॉन अच्छे स्क्रीन नहीं कर पाते। तो जब अपन कभी भी स्क्रीनिंग इफेक्ट कैलकुलेट करेंगे ना किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जो एफ ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो उस केस में स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा? जेड इफेक्टिव एकदम से बढ़ जाएगा, क्योंकि सिग्मा का वैल्यू कम हो जाएगा, स्क्रीनिंग कांस्टेंट का वैल्यू कम हो जाएगा। But if the electron are present in different shells, then ये तो सेम सेल की जगह, then screening effect of inner shell electron is more than outer shell electron. क्या लिखेंगे? 2p का स्क्रीनिंग अच्छा होगा, 3s का अच्छा होगा, 3p से 3d से अच्छा होगा, 4s लाइक दैट वी कैन। क्योंकि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन ज्यादा स्क्रीन करेंगे अब बाहर वालों से। अंदर वाले में क्या होगा? शेल भी छोटा होगा, सो क्लाउड भी अच्छा बना लेंगे न्यूक्लियस के आसपास। तो ये तब था जब सेम शेल था, ये तब है जब डिफरेंट शेल्स। ये सेम शेल्स है, तब अपन ने कैलकुलेट किया
यहाँ पर आपने लिखा डिफरेंशियल, तब आपने कैलकुलेट किया। ये स्क्रीनिंग इफेक्ट है। अब फैक्टर्स अपन देखेंगे ना पीरियडिक प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट क्लास में अपन शुरू करेंगे पीरियडिक प्रॉपर्टीज। उससे पहले मैं आपको पूछूंगा पेज नंबर 74 से लेके पेज नंबर 85 तक। 85। सर नेक्स्ट मतलब कल? अभी कल क्लास, हाँ तो कल पढ़ के आओ, क्या प्रॉब्लम है, रीडिंग ही तो लगानी है, कोई सॉल्व थोड़ी करना है। ओके सर। ठीक है सर। रुको मतलब सेव कर ले, नहीं तो गड़बड़ हो जाए। टाइम